हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, और हर शेड्यूल में क्या क्या मेंशन्ड है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा फैक्ट जानते हैं। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फैक्ट्स समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या मेंशन्ड है, किस किस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो शेड्यूल का मेंशन सबसे पहले फ्रेंड्स हमने देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, अब बढ़ा के हमने 12 शेड्यूल कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो थोड़ा इसका देखेंगे कि किस तरह से हमने 12 शेड्यूल किया है। तो 4 शेड्यूल्स हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स से ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे 8 शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से इसमें ऐड किया। फिर 10th शेड्यूल ऐड किया 52nd अमेंडमेंट से 1985 में। 11th ऐड किया 73rd से अमेंडमेंट से 1992 में। और 12th भी हमने ऐड किया 74th अमेंडमेंट 1992 में। अब इन सारे शेड्यूल्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऐसे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, ये दोनों चीज़ें मेंशन्ड है। तो अभी फ़िलहाल हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये सारी बातें हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होते रहता है। जैसे पहले 29 स्टेट्स थे। जैसे स्टेट्स तो कई सारे कम थे, आगे बढ़ते गए, लेकिन रिसेंटली 29 स्टेट्स थे। तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी था। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स कम हुए, यूनियन टेरिटरीज बढ़ी, इस तरह से इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड शेड्यूल में। ओके, तो सेकंड शेड्यूल में क्या है फ्रेंड? सेकंड शेड्यूल्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन हैं, उनके अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स के बारे में जिक्र है। किन किन के जिक्र है, तो सब इसमें एक लिस्ट देखते हैं फ्रेंड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसके बाद जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इस शेड्यूल में फ्रेंड्स, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, ये जो मेंशन्ड है, इनके अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अलग से नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं कि ना तो प्राइम मिनिस्टर है, ना ही कोई और मिनिस्टर हैं। लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट से 4 लोग हैं। एक तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट जो है, जिन जिन लोगों का नाम है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक अगर कोई बताता है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सब में एक एक ट्रिक अगर देखते रहोगे तो सारा कंफ्यूज हो जाएगा, आगे पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रिक किसके लिए था। ओके, तो ये बार बार आप पढ़ते जाओगे, बार बार वीडियो देखते जाओगे, आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में, जैसे शेड्यूल 2 में था, प्रोविजंस था उनके इमोल्यूमेंट्स और ये सब के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में। तो शेड्यूल 3 में प्रोविजंस
इन रिलेशन टू फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके जो ओथ है, उनको जो शपथ लेते हैं, ओथ एंड अफर्मेशन का फॉर्म जो होता है, फॉर्मेट, इसके बारे में जिक्र है। अब इसमें किन किन अथॉरिटीज़ के ओथ के फॉर्म के बारे में जिक्र है ये देख लेते हैं। इसमें आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो कि सेकंड शेड्यूल में थे वो इसमें नहीं मिलेंगे, और जो सेकंड शेड्यूल में नहीं थे वो इसमें मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स इसमें आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, और कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट में इलेक्शन में कैंडिडेट होता है वो भी इसमें आता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, जीत के आते हैं, वो भी आते हैं। और सेम उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट्स आते हैं और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेज आते हैं, हाई कोर्ट के जजेज आते हैं, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति जो होते हैं आर्टिकल 60 के तहत उनका ओथ होता है, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 में उनका ओथ होता है, और राज्यपाल जो होते हैं आर्टिकल 159 में ओथ होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल वो संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। और उपराष्ट्रपति किस चीज़ का शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेते हैं। ठीक उसी तरह से आर्टिकल 124(6) में SC जज लेते हैं, आर्टिकल 219 में HC जज लेते हैं। ओके, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जजेस का फॉर्मेट दिया गया है कि आप इस फॉर्मेट में, ये आपका फॉर्म होगा, इस फॉर्मेट में आप शपथ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, अब इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है शेड्यूल 4। हाँ, थर्ड का ये हमने जिक्र कर लिया। शेड्यूल 4 अब देखते हैं। शेड्यूल 4 में है प्रोविजंस इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। ये आर्टिकल 80 में आता है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा क्या है? पार्लियामेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वैसे तो राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है, लेकिन हम यहाँ दो सदनों की बात करें, दो हाउसेस की बात कर रहे हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में हर स्टेट में सीट्स होती हैं जिसको कि हम डायरेक्टली चुन के भेजते हैं, और राज्यसभा में भी हर स्टेट का एक सीट होता है जिसको कि हम डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं, उनको हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उनको इलेक्ट करते हैं। तो राज्यसभा में भी हर स्टेट के अलग अलग संख्या में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे, ये आपके 4th शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि बिहार से इतने होंगे, यूपी से इतने होंगे, दिल्ली से, असम से, हर स्टेट से इतने इतने होंगे। ये आपको 4th शेड्यूल में मिलेगा। अब 5th शेड्यूल में आते हैं। 5th और 6th दोनों शेड्यूल को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ओके, ट्राइबल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 6th एंड 5th शेड्यूल है। तो सबसे पहले 6th को देखते हैं। तो 6th में प्रोविज़न उन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से है जिनका नाम सामने दिख रहा है आपको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ATM2। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में क्या है 6th शेड्यूल में। और 5th शेड्यूल क्या है, जो भी शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइब्स हैं अदर देन दीज स्टेट्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनको गवर्नमेंट किस तरह से एडमिनिस्टर करेगी, उसके बारे में 5th शेड्यूल में दिया गया है। तो ट्राइबल एरियाज़ और शेड्यूल एरियाज़ क्या होते हैं? शेड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ गवर्नमेंट समय समय पे डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया ट्राइबल एरिया माना जाएगा, कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 7 आते हैं फ्रेंड्स। 7th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7th शेड्यूल में फ्रेंड डिवीज़न ऑफ पावर होता है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन विद रिस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग।
कानून बनाने में स्टेट और यूनियन के जो पावर्स हैं उनको डिवाइड करता है सेवेंथ शेड्यूल। कैसे डिवाइड करता है? तो सेवेंथ शेड्यूल में फ्रेंड्स 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में फ्रेंड 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। अब स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 61 सब्जेक्ट्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट में भी 47 सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 51 सब्जेक्ट्स थे। तो फ्रेंड्स अब सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिए, लिस्ट भी देख लिया। ये लिस्ट 1 हो गया, ये लिस्ट 2 हो गया एंड लिस्ट 3 हो गया। अब फ्रेंड्स जिस तरह से हम सबसे पहले ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि लॉ मेकिंग पावर, तो जिस तरह से हम लॉ मेकिंग पावर पढ़े हैं, तो आप यूनियन लिस्ट जो देख रहे हो, इससे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट्स हैं, इस पे कानून बनाने का पावर किसके पास है? यूनियन के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ओके। स्टेट लिस्ट आप देख रहे हो, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप लॉ मेकिंग पावर कहाँ है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। और लास्ट है, थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। अब फ्रेंड्स कॉन्करेंट लिस्ट में किसके पास पावर है? कॉन्करेंट लिस्ट में ये पावर दोनों के पास होता है, स्टेट के पास और यूनियन के पास। ये जो 47 सब्जेक्ट्स हैं, इस पे दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनियन का पावर ज़्यादा होता है। जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे संविधान ने हमारे देश को बनाया है, फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसमें थोड़ा सा ये बायस टुवर्ड्स यूनियन होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, अगर क्लास फॉलो किए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और यूनियन ने एक लॉ बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी एक लॉ पास किया, अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जहाँ तक कॉन्ट्राडिक्शन है वहाँ पे यूनियन द्वारा बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा। समझ आया? यूनियन द्वारा बनाया हुआ लॉ यहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो 7th शेड्यूल का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये आप जब आर्टिकल 246 पढ़ते हैं तो उसमें भी ये दिया हुआ है। आर्टिकल 246 जब पढ़ेंगे उसमें भी यही सेम चीज़ दिया हुआ है। बस ये जो लिस्ट है, किस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 8th शेड्यूल फ्रेंड्स क्या है? ये लास्ट शेड्यूल है जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। 8th शेड्यूल हमारा डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे। ओके, कौन कौन से लैंग्वेजेस को हमारे संविधान में ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, इसके बारे में डील करता है कौन सा शेड्यूल? 8th शेड्यूल। अब जैसे हम लोग न्यूज़ में भी कई बार पढ़ते हैं कि डिमांड उठता है कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब होता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब कि आपने उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। तो फ्रेंड्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 14 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ था। अब कितने ये लैंग्वेज हो गए हैं? अब लैंग्वेज हो गए हैं 22। अब देखेंगे किस तरह से 14 के बाद कैसे कैसे लैंग्वेजेस बढ़े हैं। तो 14 जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस थे, ये थे असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। असमीज़ कहाँ बोला जाता है? असम में, बंगाली बंगाल में, गुजराती गुजरात में, हिंदी तो पूरे इंडिया में बोला जाता है, लेकिन 7 स्टेट्स हैं जिनका कि स्टेट लैंग्वेज हिंदी है। कन्नड़ा कर्नाटका में बोला जाता है, मलयालम केरला में, उर्दू भी पूरे इंडिया में लोग बोलते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसको दर्जा प्राप्त है। मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत पूरे इंडिया की भाषा है, तमिल तमिलनाडु में, और तेलुगु आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। अब फ्रेंड्स इसमें ऐड कैसे कैसे किया गया? तो ये जो 14 लैंग्वेजेस थे, उसके बाद हमने ऐड किया सिंधी को, ऐड किया 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया।
कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इसको 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003 में ऐड किया। इस तरह से हमारे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए 22। अब 9th में चलते हैं। 9th शेड्यूल क्या कहता है फ्रेंड? 9th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल हमारा पहला शेड्यूल जो कि ऐड किया गया, और पहला शेड्यूल ऐड किया गया और पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया 1951 में। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और ऐड किया गया, 9th शेड्यूल को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 31B ऐड किया गया। अब इसकी कहानी क्या है फ्रेंड? ये 9th शेड्यूल में वो एक्ट आते हैं, वो एक्ट्स और रेगुलेशन आते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं, जो कि लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से डील करते हैं, और पार्लियामेंट के कुछ अदर लॉज भी हैं। अब इसमें क्या है कि जो 9th शेड्यूल है उसके लिए आर्टिकल 31B ऐड किया गया, और आर्टिकल 31B ऐड करके उसमें लिखा गया कि ये जो 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट डाल दिए जाएंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 से। तो फ्रेंड्स, अंडर आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। इसका मतलब है कि जो भी 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा एक्ट, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ऐसा लिख दिया गया कहाँ? आर्टिकल 31B में। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टोरी थोड़ा सा समझते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके बारे में हमने बात किया इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है आर्टिकल 13 के बारे में बात किया, उसमें काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बारे में हमने बात किया, तो उसमें आप आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू समझ जाएंगे, और जो शेड्यूल 9 को ऐड किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है, वो भी आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 31 में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। अब कितने हैं? अब 6 हैं। तो आर्टिकल 31 में हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो जमींदार थे, जमींदारी उन्मूलन के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे कानून लाए गए, जिससे जो जमींदार थे उनसे लैंड लेकर, और जो असली कल्टीवेटर थे, जो कि असल किसान थे, उनको लैंड बांटना था। तो जो भी एक्ट पास हो रहा होता था, तो जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि एब्रिज करे, इन्फ्रिंज करे या वायलेट करे हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो जबकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था, तो जो भी लैंड रिफॉर्म्स के कानून बनते थे तो वो उनको वायलेट करते थे। तो वायलेट जब करते थे तो लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचते थे? आर्टिकल 32, या हाई कोर्ट पहुंचते थे आर्टिकल 226, जो रिट जारी करने की शक्ति है। तो हम रिट पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में रिट को कवर किया है। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा उसका, और डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगा ही, ठीक है। तो उसमें लोग पहुंच जाते थे आर्टिकल 32 और 226 के तहत, और उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वैध डिक्लेयर कर देता था। तो सरकार के पास प्रॉब्लम हुई कि सोशल जस्टिस कैसे किया जाए। तो पार्लियामेंट ने एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, उसमें आर्टिकल 31B लिखा, और आर्टिकल 31B में लिखा कि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जो कि 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे आगे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इसमें। तो आगे चल के जब 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जो भी एक्ट 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बाकी जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद एक्ट उसमें शामिल किया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब 24 अप्रैल का डेट क्यों रखा गया? क्योंकि उसी दिन को बहुत ही लीडिंग जजमेंट है, लीडिंग केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया था, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सामने लाया था
ओके, तो ये 9th शेड्यूल हो गया। तो 9th शेड्यूल की कहानी ये थी। अब आते हैं 10th शेड्यूल में फ्रेंड्स। 10th शेड्यूल को भी हमने, इसको एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसको ऐड किया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। अब फ्रेंड्स ये देखो क्या है इसमें, जो बहुत सारे लोग थे उस समय में, एक पार्टी से चुनाव लड़ते थे, उस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते थे, और जीतने के बाद दल बदल लेते थे, किसी और पार्टी में चले जाते थे, इसलिए सरकार के फंक्शनिंग में दिक्कत हो रही थी, सरकार गिर जाती थी। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो 10th शेड्यूल में डाल दिया एंटी डिफेक्शन लॉ को, और वो बेसिकली डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो फ्रेंड ये जो डील क्या करता है, मतलब ये किस आर्टिकल में है, तो एमपीज का डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में है, और एमएलएज का आर्टिकल 191 में, आर्टिकल 191 में है। तो एमपीज का जो डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स थे, तो बहुत सारे ग्राउंड्स थे, जैसे वो अगर इंडिया का नागरिक नहीं है और एमपी बन गया है, या फिर अनसाउंड माइंड हो गया, बहुत सारे ग्राउंड्स इसमें 102 में लिखे हुए हैं। उसी तरह आर्टिकल 191 में भी बहुत सारे ग्राउंड लिखे हुए हैं। तो इन दोनों में क्लॉज 2 जोड़ा गया। तो क्लॉज 2 जोड़ा गया तो उसमें ये लिख दिया गया कि कोई भी ऐसा ग्राउंड जो कि 10th शेड्यूल में है, उसको अगर वायलेट करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ये आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 में भी ऐड कर दिया गया। तो ये 10th शेड्यूल हो गया, हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया इसको। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल 11th शेड्यूल फ्रेंड्स, ये कहते हैं पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसको हमने ऐड किया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, इसमें प्रोविजंस है जो कि पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत को ये डील करता है, ये बताता है, स्पेसिफाई करता है। इसमें 29 मैटर्स हैं, 29 ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि पंचायत को पावर है कि वो उस पर काम कर सकती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मैटर्स पे। सेम इसी तरह फ्रेंड शेड्यूल 12 जो है, शेड्यूल 12 है, जैसे 11 था रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसी तरह से 12 है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये ऐड कब किया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। 1992 में ही 73rd भी आया और 74th भी आया। ओके, तो 74th में क्या किया, ये म्यूनिसिपैलिटी के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्पेसिफाई करता है, इनके प्रोविज़न के बारे में बात करता है। और इसमें कितने 18 मैटर हैं, 18 मैटर्स हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये शेड्यूल्स की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए काम का चीज़ होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा, आपको लगा कि आपके काम के लिए है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी हम हैं, ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और हमारा टेलीग्राम लिंक भी है। टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।